ये अल्फाज थे अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के, जो उन्होंने डोमिनिकन रिपब्लिक के ताकतवर डिक्टेटर राफेल ट्रूजियो के बारे में कहे थे। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो सिर्फ चंद सालों में क्लर्क से कराची का किंग बन गया। जात का राजपूत और काम में कमाऊ पूत। उसके हाथों सैकड़ों कत्ल हुए मगर वो कातिल नहीं। जमीनों पर कब्जे के इल्जाम लगे मगर वो काबिज नहीं। जो गिरफ्तार तो हुआ मगर जेल नहीं गया। वो सर से पैर तक जुराइम में डूबा रहा मगर वो मुजरिम नहीं। पूरा सिस्टम उसके ताबे था मगर वो कोई बादशाह नहीं। समझ तो गए होंगे। जो नहीं समझे वो पोगो देखें, बाकी रफ्तार को सब्सक्राइब करके मेरे साथ आए। There are police officers who are above IG. मुलाजम तो पुलिस का रहा लेकिन नौकरी कहीं और की। अदाकार है, हिदायतकार नहीं है। वो SSP मलीर थे, वो वहाँ के IGP थे। पाकिस्तान के सारे दहशतगर्द मरने के लिए मलीर ही आते थे और मारने वाला एक ही हमारा रॉबिन हुड था। इंतहा का डरपोक आदमी है। उस वक्त की स्टेट पॉलिसी को जिम्मेदार करार दें। बेकसूर था तो उसने मुल्क से बाहर जाने की क्यों कोशिश की। फहीम कमांडो ने ये कहा कि अब मेरा वक्त आ गया है। 444 लोगों को इनकाउंटर में मारा, नॉट ए सिंगल इनकाउंटर उसमें जिसने कोई एक गोली भी चलाई। पुलिस अफसर जो है ना, वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता जब तक सहाफत के जो है वो काली भेड़े उनके साथ ना हो। मैं भी कमा सकता था बहुत सारी चीजें, नहीं कमाया मैंने, हराम की तरफ नहीं गया। शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। हमें तो खबर है दुश्मन के हर ठिकाने की। The real story of Karachi is something else. 1993 की बात है। कराची अब भी जल रहा था मगर फौज को वापस पिंडी बुला लिया गया। ऑपरेशन की कमान अब बदनाम जमाना सिंध पुलिस के हाथ में थी, जिसकी क़यादत के लिए इंतखाब किया जाता है रावलपिंडी के DIG शुएब सडल का। यूं फैसला होता है कि कराची की गलियों में बहते खून को खून से ही साफ किया जाएगा। जो दहशतगर्द हैं उसमें खासतौर पे MQM के वालों के बारे में कहा जाता था कि इनको अदालतों से सज़ा करवाना बहुत मुश्किल है और विटनेसेस नहीं आते, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये फ़ैसला हुआ कि इनको ये चूँकि पुलिस वालों को भी मारते हैं तो इनको भी फिर इसी तरह एक्स्ट्रा जुडिशली। तो ये रियासत ने पॉलिसी बनाई। जिस मीटिंग में पॉलिसी बनाएगी उस मीटिंग में उस वक्त के IG अफजल शिगरी साहब भी मौजूद थे। अफजल शिगरी साहब ने इस पॉलिसी की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि देखें, अगर किसी को आपने इस तरीके से फारिग करना भी है तो आप इसे पॉलिसी का हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि जब आप पॉलिसी बनाएंगे तो बहुत से पुलिस अफसरान इसका फिर गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और गलत इस्तेमाल हुआ, क्योंकि लाइसेंस टू किल मिलने के बाद कराची की गलियां ही खून में नहीं डूबी। काली वर्दी पर सुर्ख धब्बे भी लगे। मगर ये लाइसेंस टू किल सबके लिए नहीं था, बल्कि यस सर कहने वाले चंद पुलिस अफसरान को ही मिला, जिनमें नुमाया थे राव अनवार अहमद खान। 1981 में राम स्वामी कराची के एक राजपूत घराने का तेज तर्रार लड़का SP हार्बर के अंडर क्लर्क बना और 1 साल बाद ही सन 1982 में ASI बन गया। अनवार अहमद खान जल्द ही कराची के बदनाम थाने जैक्सन के SHO भी लग गए, जहां तेल की धार अलग ही थी। लेकिन अनवार अहमद को तरक्की पाने की बहुत जल्दी थी, इसीलिए वो घात लगाते और अड्डों पर छापे भी मारते। मगर ठहरिए, ये रास्ता गलत है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। अनवार अहमद को एक SSP सलाह देते हैं। उन SSP को मशवरा उनके जो हेड थे तो उन्होंने बुला के दिया था कि जो गार्डन में अड्डा चलता है इसका ख्याल करो और भी बहुत से जुर्म होते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दो, इस तरफ कब तवज्जो दो। SP ने कहा, फिर मैंने यही मशवरा, जब राव अनवार ने कुछ कार्रवाइयाँ की तो मैंने उसको भी यही मशवरा दिया उसने, और उन्होंने कहा कि मैंने उसको कहा कि परफॉर्मेंस पर तरक्की नहीं होती, ताबेदारी पर तरक्की होती है। फिर यही मशवरा राव अनवार के जहन में बैठ गया। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उर्दू स्पीकिंग अनवार अहमद खान अल्ताफ हुसैन को बहुत पसंद आए थे। सुनते हैं दोनों में दोस्ती हो गई थी उस वक्त जब अनवार अहमद खान FIA में थे। FIA में तकरीबन 4 से 5 साल इन्होंने नौकरी की थी। इस दौरान कुछ निजी महफिलें जब होती थी तो जाहिर बात है पुलिस वालों से, FIA वालों से लोगों के ताल्लुकात होते, उसमें राव अनवार भी बुलाए जाते थे। इसमें काफ़ी ऐसी जगहों पे भी जहाँ पर अल्ताफ हुसैन भी मौजूद थे और वहाँ पे राव अनवार की अल्ताफ हुसैन से भी मुलाकात हुई थी। और मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं कि अल्ताफ हुसैन ने राव अनवार को 9-0 दावत भी दी थी। मगर कल का किसी को पता नहीं, ना अल्ताफ हुसैन जानते थे और ना राव अनवार
कि वो बहुत जल्द दुश्मन बनने वाले हैं। साल 1989 में राव अनवार सिंध पुलिस में वापस आते हैं और एमक्यूएम के गढ़ नॉर्थ नाजिमाबाद में एसएचओ बनते हैं। मगर फिक्र की कोई बात नहीं, एमक्यूएम वालों से तो अच्छी दोस्ती है। यहां आते ही एक वाकया पेश आया। पीएसएफ यानी पीपल्स पार्टी के स्टूडेंट विंग के नामी गिरामी लड़के अनवार अहमद खान ने उठा लिए और खूब ठुकाई लगाई। मशहूर हुआ कि भाई ये तो एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाला एसएचओ है। मगर फिर उस वक्त के कैमरे होते थे एमक्यूएम के कमर खालिद यूनुस। कमर खालिद यूनुस किसी मसले में गालिबन इनके पास आए थे, चाय भी पी गई वहाँ पे, नाश्ता भी किया गया। तमाम इस दौरान उनको किसी चीज़ पर गुस्सा था जो एमएनए थे और उन्होंने थाने के एक एएसआई को थप्पड़ मार दिया। इस बात के ऊपर राव अनवार ने रिएक्शन ये दिया कि फिर उनको अपने ही थाने में उनकी पिटाई की, उनको बंद किया और उन पर एफआईआर कर दी। ये था वो पहला वाकया जिसके ऊपर एमक्यूएम और राव अनवार के बीच में रिफ्ट कायम हो गई। राव अनवार अपने उसमें इतने आगे चले गए थे, राव अनवार समेत और भी बहुत से पुलिस अफसरान, कि उनका बराह रास्त एक झगड़ा बन गया था एमक्यूएम के साथ। ज़ाहिर है एमक्यूएम ये समझती थी कि राव अनवार हो गए और पुलिस अफसरान हो गए, चौधरी असलम हो गए, इनका टारगेट हमें है। जैसा कि मैंने बताया कि हुकूमत कराची में लाश के बदले लाश का फैसला कर चुकी थी। चौधरी असलम, राव अनवार, ज़ीशान काज़मी, तौफीक जाहिद, जिन्हें लाइसेंस टू किल दिया गया। कराची ऑपरेशन में क्या कुछ हुआ इस बारे में रफ्तार ने कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, जैसे कि बैड कॉप्स ऑफ कराची और चौधरी असलम की जिंदगी पर भी। ये वीडियोस आप पर कई राज अफशा करेंगी, जरूर देखिएगा। अभी जानते हैं कि इन ऑपरेशन में होता क्या था। यह टारगेटेड ऑपरेशन नहीं था। शहर में मुहासरा होता तो शरीफों की इज्जत का बीच बाजार तमाशा लग जाता। उस मुहासरे में उनको उस इलाके से वांटेड लोग जो चाहिए उनकी तादाद 10, 15, 20, 40 है ना। आपने उस इलाके के 2000 लोगों को आंखों पर पट्टी बांध के, हाथ पीछे बांध के, हाथ भी उसकी कमीज उतार के उसी से उनके घर वालों के सामने अगर आप उनको ले जाके ग्राउंड में बिठाते थे और उनको इंटेरोगेट करते थे और शाम को खबर होती थी कि 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनमें से 1480 लोगों को तफ्तीश के बाद बेगुनाह होने पर छोड़ दिया और 20 लोगों को मजीद पूछगछ के लिए गिरफ्तार किया। बात यह कि 1480 जो लोग आपने वहां आंखों पर पट्टी बांध के सुबह फजर से बच्चों के सामने, बीवी के सामने, उनकी बेटियों के सामने उनको नंगा करके, उनको आंखों पर पट्टी बांध के अगर लाके आप ग्राउंड के अंदर बिठाते थे तो भाई उनका क्या कसूर था? वो तो सारे के सारे मासूम थे ना, किसी का कोई जुर्म नहीं। उसका जुर्म यह था कि वो उस इलाके में रहता था। आप सोच नहीं सकते कि अगर मुझे या आपको पुलिस अगर पकड़ लेती है, मेरा कोई पीछे और नहीं है, तो कौन जाएगा हमारे पीछे? हमारी मिसेज जाएंगी, हमारे बच्चे जाएंगे, बहनें जाएंगी, बेटियां जाएंगी। थाने में कौन जाएगा? वही जाएंगी ना। तो उस वक्त भी तो यही होता था। अपने शौहर की जिंदगी बचाने के लिए अगर बेटी गई है तो कहां खड़ी है, उसको हर तरह की कीमत, मकसद मैं समझता हूं उनको मजबूर किया जाता था। कराची में बहन बेटी की इज्जत महफूज थी और ना नौजवानों की जान। बस एक खौफ था कि कब किसी पुलिस ऑफिसर की गोली नौजवान के सीने के पार हो जाए। इन्हीं हालात में साल आ गया 1995। अनवार अहमद खान राव अनवार बन चुके थे, जिन्हें वो थाना मिला जो कराची के थानों में सबसे खास है, यानी एयरपोर्ट थाना, जहां राव अनवार एसएचओ बनते हैं। आखिर राव अनवार का नेटवर्क कैसा था? वो फील्ड में कैसे काम करते थे? हमेशा यही था इनका तरीकाकार कि पकी पकाई चीज मिल जाती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी एजेंसी ने किसको कहां से अरेस्ट किया या पुलिस ने अरेस्ट किया तो एजेंसी को दे दिया। एजेंसी उसको महीनों, हफ्तों इंटेरोगेट करती थी। इंटेरोगेशन के बाद उसका किस्मत का फैसला, जिसे हम कहेंगे, वो किया जाता था कि इसका क्या करना है। अगर उसको मारना होता था तो राव अनवार के हवाले कर देते थे, ठीक है। और अगर उसकी गिरफ्तारी वगैरह शो करनी होती थी, चूंकि ये कानून के इतने माहिर नहीं थे, इनके पास ऐसी कोई टीम नहीं थी, तो वे चौधरी असलम, ज़ीशान काज़मी या इस टाइप के लोगों के हवाले कर दिया जाता था इसको। तो इनका अपना, अगर मैं कहूँ कि ऐसा कोई नेटवर्क फील्ड में लोगों में नहीं था कि कोई फलां बंदा या फलां कोई इलाके का कारकुन कोई राव अनवार का डायरेक्ट इन्फॉर्मर हो। तो इससे ये अंदाजा होता है कि फील्ड में इतना कोई रखरखाव नहीं था। इनको सिर्फ बंदे मिलते थे, उनका उन्होंने जो भी क्रियाक्रम करना होता था वो करते थे। एक इस्तिलाह चलती है, हाफ फ्राई फुल फ्राई। जो आदमी जख्मी हालत में गिरफ्तार होगा हमेशा सीधे टांग में गोली लगी हुई होगी उसके। आज तक मैंने कोई जख्मी नहीं देखा जिसके उल्टे टांग में गोली लगी हुई हो, क्योंकि पता है उल्टी टांग से गोली लगने के बाद में डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। फुल फ्राई अब नहीं होता, क्योंकि अदालत एक्शन ले लेती है पुलिस के खिलाफ। 1995 में ही जुलाई के इख्तितामी दिनों की एक रात थी।
1:30 बजे का वक्त था। गार्डन की सुनसान गलियों में पुलिस मोबाइल लाल नीली लाइटें जलाती दाखिल होती हैं। 8-10 पुलिस वाले एक 4 मंजिला इमारत में घुसते हैं। बूटों की धमक करीब करीब के फ्लैटों में भी सुनाई दे रही है। निशानदेही पर एक फ्लैट की तलाशी होती है। सारी चीजें उथल पुथल कर दी जाती हैं, लेकिन वो नहीं मिलता जिसकी तलाश थी। MQM का बदनाम जमाना फारूक पटनी उर्फ फारूक दादा। आधे पौन घंटे की सर्च के बाद जब ये लोग वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि फारूक दादा की जो गाड़ी थी वो वहां खड़ी हुई थी। तो उन्होंने चौकीदार से पूछा, बाबा ये वो बंदा तो घर पे तो नहीं है, तो ये गाड़ी कौन खड़ी कर गया है? उसने कहा कि ये गाड़ी तो उसकी नहीं है। बोला गाड़ी किसकी है? बोला वो तो उसके ऊपर वाला फ्लैट है उसका। तो इन्होंने पूरे जो कि गाड़ियों में बैठ चुके थे वापस भागे। दोबारा जाके उन्होंने फिर कॉर्डन किया। उस फ्लैट में से फिर फारूक दादा जो था वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी मिसेस के साथ था वहां, और वहां से फिर इसको जो है वो अरेस्ट करके लेके गए थे। तो फाइनली फारूक दादा जिंदा सही सलामत गिरफ्तार हो गया। मगर फिर 2 अगस्त को अखबारों में छपता है, फारूक दादा एनकाउंटर में 3 साथियों समेत मारा गया। एजेंसीज के लोग थे वो सारे उन्होंने इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेट के बाद फिर जाहिर उसके हेडमनी थी, और ऊपर से उन दिनों बड़े सख्त ऑर्डर्स थे कि इन लोगों को जो दहशतगर्द हैं उनको आपने जो है वो मारना है। तो लिहाजा उसकी किस्मत का फैसला वही हुआ और उसको राव अनवार और उसकी टीम के हवाले किया गया। वक्त चुना जाता है सूरज तुलू होने से जरा पहले का, और जगह का इंतखाब भी ऐसा जहां आदम ना आदमजाद। एक तरफ कब्रिस्तान, एक तरफ एयरपोर्ट की दीवार और बीच में कच्ची रोड। तो जाहिर है वो बहुत ज़बरदस्त इनके लिए मोहल्ले वकू था। इस तरह की कार्रवाई में ना वहां पर किसी का गुजर था ना कुछ था। अब सुबह सुबह अखबारों और न्यूज एजेंसियों के दफातर में फोन की घंटियां बजती हैं। बजरिया पेजर मिलने वाली इत्तलात भी हलचल मचा देती हैं। और कुछ ही देर में फारूक दादा और उसके 3 साथियों की लाशों पर कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक रही हैं। देखने वाले ये मंजर देखकर हैरान हैं। उस शराट की तस्वीरें ले रहे थे और बॉडियां तो जो है वो वही पड़ी हुई थी, रोड पे ही पड़ी हुई थी। तो वो गाड़ी से निकल चुकी थी, वो गाड़ी में पड़ी हुई थी। मैं वहां देख रहा था जो असला उन्होंने शो किया, एक शराट गाड़ी में इतनी चीजें निकल सकती हैं, मतलब 5 लोग भी बैठे हुए हों। 10 से 12 घंटे पूरा ड्रामा वहां रचाया गया। लोगों को इनवाइट किया गया, कोई इस्लामाबाद से पहुंचा, कोई कराची से पहुंचा, कोई कहाँ पहुंचा। एक बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन थी ये उस वक्त, तो मैं समझता हूँ सिंध पुलिस, कराची पुलिस की। और कई घंटे यानी 10 से 12 घंटे तक वहां पर लाशें भी उसी तरह पड़ी रहीं, उसी गाड़ी में उसी तरह सारा कुछ रखा हुआ था। सामान तो गाड़ी में था ही नहीं ना, बेसिकली सामान तो उधर आपने सजा दिया वहां सारे का सारा। एक पुलिस अफसर ने मुझे बताया था कि बहुत से जाली ग्रेनेड रखे जाते थे जब हम नुमाइश किया करते थे, और उसने गालबन बताया था कि कहीं कोई ग्रीन पेन अगर आप देखें और उसकी पेन इस तरह का फ़र्क बताया था, तो आप समझ लें कि ये, तो इसने कहा इस तरह की असला की नुमाइशें होती थी उसमें। और एक पीरियड ऐसा भी आया था जो मैंने उस ज़माने में, मैं स्टार में जब काम करता था तो मैंने उसकी लीड स्टोरी दी थी कि पुलिस का पूरा असला खाना जो था वो खाली हो गया था। राव अनवार की प्रोडक्शन या एग्जीक्यूशन क्वालिटी पर तो सवाल उठ ही रहे थे। साथ MQM पर भी सवाल उठे कि आखिर उन्होंने इंसाफ क्यों नहीं मांगा। 4 लोग उस गाड़ी में बिठा दें जो मुकाबला कर सकें। दूसरी बात, अगर फर्ज करो कि इन्होंने इनकाउंटर किया, जो गाड़ी थी वो छलनी थी गोलियों से, तो यार जो आपके दस्ती बम या दूसरा गोला बारूद उस गाड़ी के अंदर था, क्या वो किसी एक को भी गोली नहीं लगी? तो ये सारी लॉजिक्स थी। अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से, मैं समझता हूं कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता उस वक्त, या MQM ही इस मुद्दे को उठाती किसी अदालती उस पे, या इसके खिलाफ तहकीकात का मुतालबा करती या कुछ करती, तो मैं समझता हूं कि उस वक्त नहीं कुछ हो सकता था, उसके बाद तो कर सकती। आज भी अगर फारूक दादा इनकाउंटर और उसकी मौत की इन्वेस्टिगेशन कराई जाए तो मैं समझता हूं कि राव अनवार जो है वो इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। अभी फारूक दादा की मौत से माथे पर पड़े शिकन खत्म न हुए थे कि 3 महीने बाद 12 अक्टूबर 1995 को वजीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि MQM का फहीम फारूकी उर्फ फहीम कमांडो 3 साथियों समेत मारा गया है। फारूक दादा की गिरफ्तारी का तो चलें किसी को इल्म नहीं था, इसीलिए मुकाबले में मारना आसान था, मगर फहीम कमांडो की गिरफ्तारी तो जाहिर थी, बल्कि उन्हें तो जेल कस्टडी भी हो गई थी। तो फहीम कमांडो को मारने का हुक्म किसने दिया? यह भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया है जो आप रफ्तार की इस डॉक्यूमेंट्री बैड कॉप्स ऑफ कराची में सुन सकते हैं। अभी हम ये जानते हैं कि पहले से गिरफ्तार फहीम कमांडो को जेल से निकालकर कैसे मार दिया गया। जब राव अनवार उन्हें लेने पहुंचे
तो क्या हुआ? अब ये बात मुझे खुद राव अनवार ने बताई थी कि फ़हीम कमांडो जब वो गया मेरे साथ, मुझे देखा उसने, तो फ़हीम कमांडो ने ये कहा कि अब मेरा वक्त आ गया है। उसने कहा कि राव अनवार से ये कहा कि ये तो मुझे पता है कि तुम मुझे मार दोगे, लेकिन गोली मेरे सीने पे मारना, पीठ पे ना मारना। चौधरी असलम, राव अनवार, ये जॉइंट ऑपरेशन था इनका। इन लोगों ने उसको जेल से निकाला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन करते करते रात के पहर वही 4 या 5 बजे का टाइम था। ये इनको ले गए वहाँ कराची सेंट्रल के इलाके में, नाजमाबाद या गुलबहार का एरिया था। वहाँ एक ज़ेर तामीर इमारत थी, वहाँ इनका जो है वो इनकाउंटर किया। उसमें जो है वो ये 4 लोग जो थे वो इस इनकाउंटर में मारे गए थे फ़हीम कमांडो के साथ। जो आप बात करें हथकड़ी लगी की, तो ये इनके पास पहले से प्लान था, स्क्रिप्ट। तो राव अनवार खुद तो मैंने बताया ना कि इतना वो नहीं है कोई दानिशमंद या इतना वो कि आप समझ सकते हैं कर सके, तो लिहाजा स्क्रिप्ट तो इनको दी जाती थी कि इस तरीके से कर लें। तो वो स्क्रिप्ट यही थी जो कि उनको, जैसे मैंने आपको बताया, देखें उसमें भी जो बात करने की है, हथकड़ी लगा हुआ बंदा है, और हथकड़ी लगे हुए बंदा किसके पास है? पुलिस अफसर ने या किसी ने पकड़ा हुआ है ना उसको। जब चारों तरफ से उनके ऊपर एम्बुश हुआ, जो FIR निकालें अगर आप उसकी, चारों तरफ से उन पर अगर फायरिंग होती है, तो उस चारों तरफ की फायरिंग में जिन लोगों ने उनको पकड़ा हुआ है उनको कुछ नहीं हुआ। और इस पे एक सवाल एक और बनता है, खाली यही नहीं, ये भी बनता है कि अगर इतना बड़ा कल्प्रिट था तो उसको इतना इजी हैंड्स में, बात खाली हैंडकफ लगे हो फिर मार दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि इतना हाई टारगेट वैल्यू जो कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन पे लेके जा रहे हैं, उसको इतना इजी हैंडल क्यों किया गया कि वो सामने था और दूसरों की गोली लग गई। उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो राव अनवार को वजीर आजम हाउस बुलाती हैं और कैश इनाम से नवाजती हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से भी इनामात दिए जाते हैं। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, हर चीज स्क्रिप्ट के मुताबिक थी। हाँ, मुकाबले ज्यादा हो गए थे तो स्क्रिप्ट में कुछ इम्प्रोवाइजेशन करने की भी कोशिश की गई। बड़ा बदनाम MKM का वर्कर था। इसी तरीके से उनको पकड़ के हथकड़ी के साथ महमूदाबाद में ले गए। महमूदाबाद में कुछ तीसरी मंजिल थी कोई ज़ेर तामीर बिल्डिंग की, उससे उसको धक्का दिया, वो मर गया और बताया कि उसने पुलिस की हिरासत से फरार होने की कोशिश। लेकिन शक्कू को शबात से बचने के लिए एक नया स्क्रिप्ट दिया जाता था और हर अफसर अपने अंदाज से अपना स्क्रिप्ट बना के जो है वो इस तरह के लॉजिक्स और फेक जो इनकाउंटर थे उनको वो करने की कोशिश करता था। बोलो पुलिस मुकाबले में मारा है, भाई पुलिस मुकाबले में मारा है तो इसकी हथकड़ी कैसे? वो थाने से लेके गए होंगे, ये कहीं से लेके गए होंगे वहां पर। और अब मैं क्या इससे ज्यादा बोलूं। अब राव अनवार का इमेज बहुत ही खतरनाक पुलिस ऑफिसर का हो चुका था। वो ऑफिसर जो MQM का दुश्मन था, वो ऑफिसर जो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता था। क्या वाकई राव अनवार इतने बहादुर थे भी? नहीं, ये सिर्फ एक प्रोफाइल मैं समझता हूँ थी कि वो बहुत एक खौफनाक, हैबतनाक या ये सारी चीज़ें थी। अमली तौर पर हमने कोई ऐसा राव अनवार नहीं देखा। मैं विटनेस हूँ इस बात का कि गजनफर काजमी, अजीज़ाबाद के SHO और SHO एयरपोर्ट राव अनवार सब इंस्पेक्टर, ये छापा मारते हैं 90 पे, काफ़ी तादाद में लोगों को लाते हैं, जिसमें एक उनके मरहूम मिनिस्टर भी थे शोएब। तो वो बड़ा इल्ज़ाम राव अनवार पे लगा था कि उन्होंने शोएब जो थे उनके मिनिस्टर, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। तो एक्चुअली वो पकड़ा पकड़ी के दौरान कहीं हाथ लग गया। उसके बाद जब उनके MKM के पकड़े हुए लोगों को एयरपोर्ट थाने में शिफ्ट किया गया तो हम वहाँ पहुँचे थे। तो ये राव अनवार उनकी खिदमत कर रहे थे, उनका चाय पानी। और ये लॉकअप में नहीं थे शोएब, उनके MKM के जो लोग थे लॉकअप में नहीं थे, इनके साइड रूम में थे। और राव अनवार उनके लिए गोल्ड लीफ का पैकेट, मैंने खुद इनको ले जाते हुए देखा अंदर के, उनको गोल्ड लीफ की सिगरेट पेश कर रहे थे। मिड-90s ऑपरेशन ब्लू फॉक्स या ऑपरेशन क्लीन अप खत्म हुआ। डॉक्टर शुएब सडल दावा करते हैं कि मार्च से जून 1996 के दरमियान कत्लो गारत का कोई वाकया नहीं हुआ, मगर इस हकीकत को कोई नहीं झुठला पाया कि इस दौरान काली वर्दी पर ऐसे खून के धब्बे लगे हैं जो मिटाए नहीं मिट सकते। ऐसा भी नहीं है कि राव अनवार ने मावरा अदालत कत्ल जो है वो अपनी ही एक पॉलिसी बनाकर की है, पॉलिसी रियासत ने बनाई। राव अनवार जैसे किरदारों को इस्तेमाल किया गया, उनके खिलाफ न कभी कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते तो वो ये कहते ही कि ये तो हमें स्टेट ने कहा था। तो आप
वो स्टेट को फिर जिम्मेदार करार दें, उस वक्त की स्टेट पॉलिसी को जिम्मेदार करार दें जिसने अलाउ किया, जिसने इजाज़त दी लोगों को मावराए अदालत मारने की। आप एक जो है वो ब्लाइंड चेक दे रहे हैं पुलिस अफसरान कि जाओ और मारो, वो तो किसी को भी मार देंगे, उसको डिक्लेयर कर देंगे दहशतगर्द है। और यही हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ, तो मसला तो नहीं सॉल्व हुआ। 15,000 लोग मारे गए हैं तो उसमें 5,000 लाजमी तौर पर बेगुनाह लोग मारे गए। 5,000 इसलिए कि अगर फारूक दादा हाथ नहीं आता, उसका कोई ब्लड रिलेशन का बंदा उठा लेते थे और उसको उसी चार्ज में फिट कर देते थे। अगर फ़हीम कमांडो, एक फ़हीम कमांडो है और फ़हीम कमांडो अगर नहीं हाथ आ रहा तो उसके खानदान के कई लोगों को इस उसमें डाल देते थे। आज भी अगर पॉलिटिकल वर्कर या कोई और वांटेड लोग नहीं नजर आते तो किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का कुछ, सब थानों में बंद होते हैं। अगर वो बेगुनाह थाने में बैठा है, कोई जुर्म उसने नहीं किया, तो कम से कम वो एक बेहतरीन क्रिमिनल बन के थाने से निकलता है। और ऐसा हुआ, एमकेएम के वो सारे लोग या एमकेएम से रिलेटेड या दूसरी जमातों के लोग जितने भी वो थे, उनके अगर एक बंदा अगर खराब था तो बाकी 3 या 4 को खराब पुलिस ने या इदारों ने किया। 90 की दहाई की शुरुआत राव अनवार का उरूज था और 90 की दहाई का इख्तिताम उनका ज़वाल। परवेज मुशर्रफ हुकूमत में थे, रियासती पॉलिसी बदल चुकी थी, एमक्यूएम पावर में आ गई और वो सब जिन्होंने एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन किया वो खतरे में। जरदारी का बहादुर बच्चा था तो आज आपके सामने है कि जिनका बहादुर बच्चा था तो वो उन्होंने खुद साबित किया। जब राव अनवार पे कराची की जमीन तंग होने लगती है, तमाम और पुलिस वाले सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जलील किया गया, चौधरी असलम, इरफान बहादुर, जितने से सबको कराची से बाहर निकाल के दूसरे इलाकों में ड्यूटियां कराई गई उनसे। तो राव अनवार ने ड्यूटी कहाँ की? बलोचिस्तान। तो अब आप अगर सिंध पुलिस के मुलाजम थे तो सिंध में होना चाहिए ना, लेकिन जिनके लिए ये नौकर है या जिनके लिए ये मुलाजम है, जिनके लिए ये काम करता रहा, उन्होंने ट्रांसफर इसने करवाया अपना क्वेटा। फिर जो सारे पुलिस एहलकार, जो पुलिस ऑफिसर्स जो उस वक्त उन्होंने हिस्सा लिया था ऑपरेशन में एमक्यूएम के अगेंस्ट, वो सब के सब ताल्लुकात उन सब के एमक्यूएम से बहाल हो गए थे। उस वक्त राव अनवार ने हाथ नहीं मिलाया था, बलूचिस्तान ट्रांसफ़र करा लिया था। एमक्यूएम के साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं बनी थी, क्योंकि वो ये समझता था कि एमक्यूएम किसी भी सूरत में उसे माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि उसके बकौल उसने एमक्यूएम के ऐसे ऐसे लोगों को जो है वो मारा था कि ये मुमकिन नहीं था कि वो एमक्यूएम उसे माफ़ कर देती। फिर 2008 में पीपल्स पार्टी दोबारा पावर में आई और राव अनवार की भी कराची वापसी हो गई। अब वक्त आ गया था कि यस सर कहने के बदले ओहदे वसूल किए जाते। राव अनवार को एक बार फिर बदनाम थाना जैक्सन मिला, वहीं पर उन्हें डीएसपी का इजाफी चार्ज भी दिया गया। करम नवाजी की अगली मंजिल बहुत जल्दी आई और 1 महीने में राव अनवार डीएसपी प्रोमोट कर दिए गए। और लीजिए, केमाड़ी में टाउन ऑफिसर का इजाफी चार्ज भी संभालिए। ओहदों के रास्ते पर राव अनवार चल नहीं बल्कि दौड़ रहे थे और 2011 में मंजिल भी मिल ही गई और राव अनवार बन गए एसएसपी मलिर। ये सारी तरक्कियां आउट ऑफ टर्न प्रमोशन थी, इसलिए एक ही साल बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वो दोबारा बस एक मामूली इंस्पेक्टर बन गए। ठहरिए, जरा सदारती कुर्सी पर नजर डालिए। जी हाँ, सदर जरदारी एग्जेक्टिव पावर का इस्तेमाल किया और राव अनवार को दोबारा एसएसपी बना दिया। क्योंकि राव अनवार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाकर एक रैंकर ऑफिसर बने, इसीलिए सीएसएस करके आने वाले अफसरान से उनकी ज्यादा बनी नहीं। पीएसपी और रैंकर्स की हमेशा से आपस में लगी रही है, तो उस वक्त ये राव अनवार वाहिद रैंकर था जिसके सामने प्रैक्टिकली सभी कमज़ोर थे। जब राव अनवार एसएसपी मलिर थे तो उस वक्त उनके सामने अमली तौर पे डीआईजी भी कमज़ोर था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मलिर एक टाइम पर कराची का पार्ट नहीं समझा जाता था। राव अनवार की बड़ी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे कंट्रोल था। अब राव अनवार को जिला मलिर में अपनी रिट कायम करना थी, मगर वही बात, आदत सी पड़ गई थी इनाम इकराम लेने की। इसलिए अगर कहीं पुलिस वालों की टारगेट किलिंग भी हो जाती तो उसे बड़ी महारत से पुलिस मुकाबले में तब्दील कर दिया जाता। 3 पुलिस वाले वहां शहीद किए गए नादरन बाईपास पे। 20-25 मिनट या आधे घंटे के बाद एक पूरा नक्शा चेंज हो गया और उसके बाद इन्होंने जो हमें पहली खबर आधे घंटे या 1 घंटे बाद दी, वो ये बताया कि 4 दहशतगर्द या 3 दहशतगर्द उस जगह पे मारे गए हैं पुलिस इनकाउंटर में और हमारे 3 पुलिस वाले भी उसमें शहीद हो गए हैं। तो बताने का मकसद ये था कि आप रिट कायम करने के लिए, आप एसएसपी मलिर हो तो आपने वो रिट कायम करनी है
तो आपके ऊपर ये सवाल उठता था कि भाई आपकी कौन सी रिट है कि जिसमें आपके 3 पुलिस वाले शहीद हो गए। तो इन्होंने उस पुलिस के शहादत के इंसिडेंट को इनकाउंटर में कन्वर्ट करके 4 टेररिस्ट जो इनके पास या 3 पहले से पकड़े हुए थे वो मार के उसको मुकाबला शो करके और उसमें भी इनामो कराम दिए। इस टाइप की चीज़ें, ये रियल इनकाउंटर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं थे, और ऐसे एक ड्रामे करते थे। और एक बहुत पाए के एक प्रोड्यूसर थे उस वक्त के, जो जैसे उनको वो करते थे। और बेस्ट प्रोड्यूसर भी मैं नहीं कहूँगा, बल्कि जो इनको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता था मन उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट करते थे। उस जमाने में बेनजीर कत्ल केस की तफ्तीश के लिए एक JIT बनाई जाती है जिसमें राव अनवर भी शामिल है। JIT ने परवेज मुशर्रफ को मुजरिम करार दिया था, मगर राव अनवर ऐसा नहीं मानते, बल्कि रहमान मलिक के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और JIT पर साइन नहीं करते। उसमें बहुत से लोगों ने आके गवाही नहीं दी जिनको बुलाया गया था। रहमान मलिक उनमें से एक थे। FIA वालों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हमने बुलाया था रहमान मलिक को। उसने कहा कि आप आके, बाकी लोग भी वो दे रहे हैं, तो शायद इस वजह से वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने नहीं मुनासिब समझा। लेकिन जो राव अनवर ने बताया, मुझे नहीं, राव अनवर ने बताया वो ये कि मैंने JIT पर साइन नहीं किए, और JIT पे साइन ना करने की उसके बकौल मेरी वजह ये थी कि मैंने जरदारी साहब से ये कहा था कि रहमान मलिक को शामिल तफ्तीश करना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि ही वॉज दी सिक्योरिटी इंचार्ज, और बकौल राव अनवर तकरीबन 1 साल तक बेनज़ीर भुट्टो का जो मोबाइल फ़ोन था वो अब तक रहमान मलिक के पास था। बकौल राव अनवर के वो जरदारी साहब से मिला भी था, जरदारी साहब से कहा था कि रहमान मलिक से वो मोबाइल फ़ोन लेकर दें, तो जरदारी ने उसके बकौल जरदारी साहब ने उससे कहा था कि तुम जाओ रहमान मलिक के पास। वो तो उसने कहा समाउ दी अदर, रहमान मलिक ने वो मोबाइल नहीं दिया था। उसी जमाने में सोहराब गोट और अफगान बस्ती जैसे इलाके नो गो एरिया बन गए थे। ताजिरों को अगवा कर लिया जाता था, लूटमार की जाती थी, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले इलाका बदर हो रहे थे। उन्होंने खुद को इतनी खौफनाक शक्ल दी कि ये नोगो एरिया, यहाँ पे तो कोई आ ही नहीं सकता, ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पर इस आदमी को क्रेडिट जाता है जिसका नाम राव अनवर है कि वहाँ पे उसने क्लियर किया उस जगह को। इसी तरह से 2015 में एक 17 रुकनी गैंग था अफगान बस्ती में। अगर आप स्ट्रेट जाते रहे तो उनका काम ये था, सड़क किनारे एक वो छोड़ दिया, फेंक दिया करते थे, एक गाड़ी की स्टेपनी, कोस्टर की स्टेपनी। उमूमी तौर पे जो ड्राइवर्स होते थे वो रुक जाया करते थे, और उसके बाद में वो उठा लिया करते थे वो स्टेपनी, और उस चक्कर में लोग आते थे, लूटा मारी करते थे और चले जाते थे। पूरी बसेस लेके अफ़गान बस्ती, अफ़गान कैंप है, उसके पीछे कंपाउंड बना था, वहाँ पे ले जाया करते थे। वहाँ ले जाने के बाद में वहाँ पे लूटा मारी अपनी जगह, रेप तक उन्होंने किए हैं। 17 रुकनी गिरोह था, सारे अफ़गानी थे। उसमें से 14 लोगों को मारा था पुलिस ने, राव अनवर की कमांड में। ये कारनामे अपनी जगह, लेकिन राव अनवर जिला मलीर ही के SSP क्यों बने? असल में पुलिस की जबान में मलीर को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सुपर हाईवे या नेशनल हाईवे की खाली जमीनों पर कब्जा हो, या किसी लैंड ओनर को जमीन से हटाकर किसी बड़े बिल्डर को कब्जा दिलाना हो, या पाबंदी के बावजूद मलीर नदी, पहाड़ी बरसाती नालों और अतराफ की सरकारी जमीनों से रेती बजरी निकालना हो, ये सब धंधे चलते हैं जिला मलीर में। बल्कि वहां के 4 थाने शाहलती, सच्चल, मेमनगोड और गडाब में ऐसे चोज यहाँ पोस्टिंग के लिए हर कीमत देने को तैयार होते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वसूली उससे कहीं ज्यादा हो जाएगी। मलीर मेमन गोट में वाक़ई जगह थी दरसानो छन्नो, वो एक गोट था छोटा सा, जो कि इतना ज़्यादा आबाद एरिया नहीं है। हम अंदर की जानिब गए थे और वहाँ पे उस एक कंपाउंड सा था, वहाँ पे रेत बहुत बड़ी थी, कुछ नहीं तो वहाँ पे 20 से 30 डंपर्स बिल्कुल खोए हुए थे और में रेत भरी जा रही थी। तो वहाँ पर हम पर हमला भी हुआ, हमसे कैमरे वगैरह छीन लिए गए। उस वक्त पहली दफ़ा हमारा राब्ता भी हुआ था राव अनवर से। इनको प्रेशराइज हुआ तो इनकी मेरे पास फिर कॉल आई थी, फिर बताया था कि मैंने बताया कि इस तरीके से अटैक हुआ। खैर हमें अगले दिन हमारा कैमरा मिल गया था। किसी भी एरिया में पुलिस की सरपरस्ती के बगैर कोई जुर्म नहीं हो सकता। अंदाज़ा है कि ये महीना में करोड़ों का काम है, जो SSP, SHO, पुलिस के दीगर किरदार जो इसको लेते हैं, उसको वो जो उनका महाना या हफ्ता पहुंचता है या डेली बेस पे शायद उनकी अदायगियाँ होती हैं, तो करोड़ों का काम है ये रेती बजरी का। सिर्फ नदी के अंदर से नहीं निकालते, नदी के अंदर के अलावा जो आसपास की आबादी हैं वहां से भी ये रेती बजरी निकालते हैं, जो कि गैर कानूनी करार दी गई है। दूसरी बात ये कि बहुत बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, पानी आता है,
जब बहुत सैलाबी सूरत हाल होती है उस वक्त वो बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है कि कई लोग जो उस पानी में डूबकर मरे होते हैं उनकी लाशें जो है हफ्तों नहीं मिल पाती। जब पानी उन खड्डों से निकलता है या खुश्क होता है तो उसके बाद जाके पता चलता है कि वहाँ से कोई इंसानी वाक़यात मिली हैं। एक जमाना था राव अनवर के बताए गए मुकाबलों की खबरें छापी जाती थी। अब राव अनवर की बताई गई खुद पर हमलों की खबरें भी चैनल्स पर चलने लगी। मगर क्या कहिए, जब राव अनवर किसी से पुलिस मुकाबला करते हैं तब भी मरता वही है जो मुकाबले पर है, और जब कोई राव अनवर को मारने आता है तब भी मौत हमला आवर के नसीब में आती है। ना राव अनवर को खराश आती है और ना उनकी टीम को। 2012 में अदालत जाते हुए उन पर खुदकुश हमला होता है। फिर 2 मई 2015 को उनके काफिले पर दस्ती बम फेंके जाते हैं। राव धमाकों में महफूज रहते हैं और जवाब में 5 हमलावर मार दिए जाते हैं। फिर 16 जनवरी 2018 को एक खुदकुश हमलावर उनकी बख्तरबंद से टकरा जाता है। जब आपसे सिक्योरिटी वापस लेने की बात आती है ना, मुझे अगर 2 बख्तरबंद गाड़ियां, 4 मोबाइलें, 25-30 पुलिस वाले मुसल्ला गनमैन मिले हुए हैं, जब वो बात आती है कि इनको वापस लिया जाए तो फिर कोई ऐसा ना ऐसा ड्रामा रचा देते हैं ताकि ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। बेशतर हमले इनके फेक थे। सिर्फ एक जिसका मैं कहूंगा आपको बताऊं कि वो एक हमला ऐसा था जो इसके ऊपर वो करने के लिए किया गया, लेकिन चूंकि बख्तरबंद गाड़ी में थे इसलिए कुछ नहीं। उस दौर में एक SHO होता था आजम महसूद, उसके ऊपर इल्जाम आया था और वो डिसमिस भी हुआ था अपनी ड्यूटी से, और वो प्लान आउट हुआ था कि TTP की जानिब से ये जो अटैक है वो प्लान किया गया था। अब दौर बदल चुका था। जनवरी 2018 की वो कोहर आलूद रात राव अनवर पर कहर बनने वाली थी। बड़े बड़े बाल, स्टाइलिश दाढ़ी, चौड़ा सीना, लंबा तड़ंका मॉडल, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं इसके। मगर अचानक क्या ये तहरीके तालिबान का रुकन है? ये कैसे हो सकता है? कुछ ऐसे ही शॉकिंग रिएक्शन थे सोशल मीडिया पर। कहीं से वो प्रोफाइल एक हार्डकोर तहरीके तालिबान की टेररिस्ट की बनी नहीं रही थी। वो तहरीके तालिबान जो सिर्फ नाई की हज्जाम की दुकान खोलने पे लोगों को कत्ल कर देती थी फाटा के अंदर, उनका एक इतना बड़ा कमांडर जो है वो एस्पायरिंग मॉडल था कराची में। इससे एक तशवीश पैदा हुई और इस तशवीश की वजह से मीडिया की तवज्जो गई इस केस के ऊपर कि मामला क्या है। ज़्यादा इसने पकड़ यहाँ पकड़ी कि सोराब गोड के अंदर शायद उस इलाके के अंदर नकीब इतना पहले से वाकफियत थी लोगों की या उससे जानते थे कि बहुत जल्दी वो तमाम इलाका इकट्ठा हो गया और उन्होंने हाईवे के नज़दीक एक धरना दे दिया। नकीबुल्लाह शायद राव अनवर के मावराए अदालत कत्ल की फहरिस्त में आखिरी नाम था, क्योंकि 90 की दहाई नहीं, सोशल मीडिया का दौर था। बहुत एहतजाज हुआ, शोर मचा, केस कोर्ट में चला गया। सोराबगोड के एक मकामी चाय के होटल पे 3 दोस्त नकीबुल्लाह महसूद, हजरत अली और कासिम, तीनों का ताल्लुक वजीरिस्तान से, बैठे हुए थे कि जब पुलिस के कुछ अहलकार आए और उनको उठा के ले गए। इसके बाद आसपास जो उनके अजीज़ व क़ारिब थे उन्होंने पता करने की कोशिश की कि कौन ले गया, कहाँ ले गया, तो उसके हवाले से उनको कोई खबर नहीं मिल रही थी। फिर पता बाद में चला कि 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात जो है हज़रत अली और कासिम को रिहा कर दिया गया है। 7 तारीख को नकीबुल्लाह के कुछ दोस्त अहबाब पुलिस के पास गए कि जी नकीबुल्लाह महसूद के हवाले से अब तक हमें कोई खबर नहीं मिल रही। तो कहा गया कि जी वो तो ऊपर राव साहब के पास है। राव अनवर पुलिस अफसर, एक दहशत कैसे फैलेगी इलाके में जब तक कि मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को मारेंगे नहीं, ऐसे लोगों को कत्ल नहीं करेंगे, इनकाउंटर के नाम पे मारेंगे नहीं उनको टेररिस्ट बनाकर, तो दहशत कैसे फैलेगी इनकी। तो उस दहशत फैलाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का कोई ना कोई बंदा उसमें ये शामिल करते थे, जैसा कि रकीब उसमें मारा गया। अगर वो 3 मारे जाते तो शायद आज तक कोई उस पर बात ही नहीं होती। हज़रत अली और कासिम का तो ये बयान है कि हमें पुलिस वालों ने उठाया और पुलिस वालों के उठाने के बाद हमें जो है वो आंखों में पट्टी बांध के रखा जाता था और हमें अलग अलग जगह ले जाके बारी बारी कमरों में ले जाके टॉर्चर किया जाता था। हमारे नाक के अंदर नस्वार का पानी डाला जाता था और हम जब उससे बेहोश होते थे तो फिर हमें दोबारा होश में लाया जाता था। हमें कभी नकीब के रोने पिटने की आवाज़ आती थी, कभी हमारे रोने पिटने की आवाज़ आती थी। लेकिन पता है कि खून नहीं छुपता और बेगुनाह आदमी वो किया गया। हाँ देखें, उन्होंने इसकी प्रोफाइल दी थी राव अनवर ने कि जी नकीब ये फलां दहशतगर्द था, हमारे पास पूरा उसके बुनियादी तौर पे इसी नाम का एक और बंदा था जो हब के बलूचिस्तान हब में किसी मुकदमे में, ऐसे छोटे मोटे मुकदमे में वांटेड था। उसका चालान सबमिट हो चुका था, वो पेपर के ऊपर उन्होंने इस बंदे को फिट करके वो कर दिया, मार दिया मुकाबले में। जैसा कि आप जाहिर है इनोसेंट बंदा था, तो कहीं ना कहीं और पता नहीं कितने लोग और इनोसेंट मारे होंगे, मैं समझता हूँ। डीआईजी सनाउल्लाह अब्बासी की क़यादत में बनी जेआईटी नकीब को बेकसूर और राव को मुजरिम करार देती है। अब अदालत राव को बुला रही थी, लेकिन किसी से ना डरने वाला राव
अब गायब था। पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के आईजीज को या इस्लामाबाद के आईजी बाशमूल किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है, जो कि एक नाकाबिल यकीन बात थी कि ऐसी प्रोफाइल का इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है, जो हर वक्त इतनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वगैरह में घूमता था, उसके आगे पीछे सारे मरासिम थे, उसको अगर ट्रेस करना चाहें तो आराम से ट्रेस किया जा सकता है। उसी असना के अंदर टेलीविज़न के ऊपर एक वीडियो आती है सोशल मीडिया पे कि राव अनवार इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुल्क से फरार होने की कोशिश करता हुआ नजर आता है, मगर उसको इमिग्रेशन पे रोक दिया जाता है और नजर आ रहा है कि वीडियो में राव अनवार की कोई शख्स मावनत कर रहा है। खुद पुलिस की टॉप हायरार्की एक कहती थी कि देयर आर पुलिस ऑफिसर्स हु आर अबव आईजी। अब इसके पीछे जाहिर है कोई ना कोई ताकत होगी जिसकी वजह से वो राव अनवार जो है राव अनवार बना। मैं समझता हूँ कि मुलाजम तो राव अनवार पुलिस का रहा, लेकिन नौकरी कहीं और की है। मगर फिर एक नुक्ता ऐसा आ जाता है कि राव को अदालत में पेश होना पड़ता है। ठहरिए, ये आपके जहन में क्या इमेज बनी है कि राव अनवार के हाथ में हथकड़ी है और वो 4 पुलिस वालों के दरमियान कटहरे में खड़े? ऐसा कुछ नहीं होता। राव की एंट्री अलग ही दरवाजे से होती है। हियरिंग के दौरान दरवाजे खुलते हैं और राव अनवार एंटर कर जाता है और कहा जाता है कि राव अनवार ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में वहां से एंटर किया जहां से जजेस एंटर होते हैं। राव को जेल में डालने का हुक्म दिया जाता है, मगर कुर्बान जाइए ऐसी मोहब्बत पर। निजाम ही नहीं, कानून की पलकें भी राव के सामने झुक जाती हैं और राव का घर ही उनके लिए जेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। केस आगे बढ़ता है। 90 की दहाई की बात नहीं होती, बल्कि 2011 से 2018 तक 444 लोगों को मावराए अदालत कत्ल करने का इल्जाम लगता है। इंतहा का डरपोक आदमी है। इसकी जिंदगी में मैंने इसकी कोई बहुत बड़ी दलेरी बहादुरी नहीं देखी। आप ये कहते हैं कि 444 लोगों को एनकाउंटर में मारा, नॉट ए सिंगल एनकाउंटर उसमें जिसने कोई एक गोली भी चलाई। राव अदाकार है, हिदायतकार नहीं है। पाकिस्तान के सारे दहशतगर्द मरने के लिए मलीर ही आते थे और मारने वाला एक ही हमारा रॉबिन हुड था, राव अनवार। ये कैसे मुमकिन? इसका कोई ये तभी हो सकता है जब आपको लोग पकड़ के दिए जाएं, हथकड़ियों में दिए जाएं, आंखों पे पट्टियां बांध के दिए जाएं और आप वो डर्टी लॉन्ड्री का काम कर रहे हो कि यार यहाँ जाके धो दो। जितना बड़ा चौधरी असलम फाइटर ये सब चीजों का खुसूसियात थी उसके अंदर, और राव अनवार बहुत दूर है, कहीं करीब भी नहीं है मैं समझता हूँ इसके। जब कैमरे की आंख सब देख रही हो, माइक कान लगाकर सुन रहा हो, मगर न कैमरा कुछ दिखा सके और न जुबान सच बोले, तो राव अनवार जैसे किरदारों का जन्म होता है। एक शेर है कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें तो खबर है दुश्मन के हर ठिकाने की। जब वो टॉर्चर सेल से लोग पकड़े और लाश पड़ी हुई थी और उसमें जो है उसको जो हथकड़ी लगी थी और हाथ भी उसके पीछे की तरफ बंधे हुए थे, तो यार वो हमें तस्वीर नहीं बनाने दी ना कि आप नहीं बनाए। तो हमारे साथी जो है आगे बोलते हैं भाई यार रहने दो चाहता, रहने दो चाहता। ये नकीब कत्ल केस के हवाले से जब इंटेरोगेशन हुई, उसमें 3 या 4 क्राइम रिपोर्टर ऐसे थे जिनके बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट हुए हैं। पुलिस अफसर जो है ना वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता जब तक सहाफत के जो है वो काली भेड़े उनके साथ ना हो। तो असल चीज़ ये होती है कि कॉन्टैक्ट्स तो एक सहाफ़ी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अच्छे राब्ते हों, लेकिन अच्छे राब्तों का से मुराद ये नहीं होती कि आप इस्तेमाल हों। मैं भी कमा सकता था बहुत सारी चीज़ें, नहीं कमाया मैंने, हराम की तरफ नहीं गया। ये सब बातें अपनी जगह। अब होता यह है कि नकीबुल्लाह महसूद के खिलाफ काटी गई तमाम FIRs खारिज कर दी जाती हैं। यानी एक तरह साबित हो गया कि नकीब दहशतगर्द नहीं था। मगर फिर ये क्या, दूसरी तरफ राव अनवार भी बरी उस जिम्मा करार दे दिए गए। अदालत ने लिखा ही नहीं है कि जो ये इल्जाम है एविडेंस सभा करने का, इसमें मुल्जिम बरी होता है या सजा याफ्ता है। ये पैराग्राफ ही नहीं है। जो असला रखा गया उस एनकाउंटर को साबित करने के लिए गलत तरीके से, उसके बारे में कोई फैसला ही नहीं है। जज साहब के इस तरह के कलमात हैं कि भाई ये गवाह भी वजीरिस्तान का है, ये गवाह भी वजीरिस्तान का है, वो जो 5 आए वो भी वजीरिस्तान के हैं। हमने आईओ से पूछा कि आपने वजीरिस्तान के अलावा भी कहीं और से गवाह लिया है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो वजीरिस्तान जैसे कोई फ्लैट है जिसमें 10 लोग रहते हैं, कि इस तरह से जज साहब ले रहे हैं कि भाई चूंकि सारे एक ही इलाके के हैं तो क्या इन पे यकीन किया जा सकता है, तो सब उसी की साइड ले रहे होंगे। आज राव अनवार कहां है, किस हाल में है, किस तरह रह रहे हैं, उनकी टीम कहां है? सुनते हैं नकीब केस के बाद कुछ मुअत्तल थे, कुछ मफरूर थे। ऐसा कुछ नहीं। आप हैरान होंगे ये जानकर कि राव अनवार रिटायर्ड हो चुके, मगर जिला मलीर अब भी राव अनवार की
सल्तनत है। उनकी टीम तो कुर्सियों पर नहीं है, मगर निजाम अब भी वही है। जो पुलिस वाले शरीके जुर्म थे नकीब केस में, वो तमाम के तमाम बाहर हैं। उन्होंने गैंग बना रखे हैं अपने। पुलिस की जॉब तो नहीं है। 15, 10, 12 पुलिस वालों का गैंग, बड़ी गाड़ियां, तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं वो। आपने अगर अपनी जमीन किसी पे कब्जा करनी हो, आप उनकी खिदमत हासिल करो, 25-30 लाख के एवज आपको वो तमाम का तमाम पुलिस की गाड़ियों के साथ मरा देंगे। अमानुल्लाह मरवत आज भी उस इलाके में अपना गैंग चला रहा है। शाह लतीफ टाउन थाने के साथ ही उसने मकान किराए पे लिया हुआ है। हाजी साहब के नाम से मशहूर है। मरवत की तस्वीरें आज भी शाह लतीफ टाउन थाने की दीवारों पर लगी हुई है। ये तासर दिया गया है कि कल वापस इसी इलाके में SHO होगा। जितने SHO उसके बाद गए, किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं हुई कि वो मरवत की तस्वीरें वहाँ से हटाए या मरवत के वहाँ से नाम को हटा सके। तो इससे बड़ा मकसद एक खौफ और क्या होगा इन लोगों का। नकीब कत्ल केस के बाद राव अनबार पर अमेरिका ने भी पाबंदियां लगाई। एक जमाना था आसिफ जरदारी उन्हें सपोर्ट करते थे, उन्हें टीवी पर बहादुर बच्चा कहते थे, मगर आज वही बहादुर बच्चा जरदारी के राज खोल रहा है। साफ नजर आ रहा है कि वो बहादुर बच्चा जरदारी का नहीं, किसी और का है। इसीलिए तो आज आजाद है।